हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 और विद्युत परिपथ। चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ और आपका चैप्टर 6 का ये फर्स्ट लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है ये? फर्स्ट लेक्चर है, पार्ट 1। ओके। और फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल अभी नहीं करवाए मैंने। फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल मैं जस्ट करवा ही दूंगा, कल पक्का ही करवा दूंगा। और आज मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ आपका 6th चैप्टर। ओके, ताकि आपको थोड़ा सा आगे का आइडिया लग जाए। तो विद्युत परिपथ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ के 2 नियम हैं, वो हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। और व्हीटस्टोन सेतु है, अगर आपने सुना हो, वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद मीटर सेतु है, वो पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद है विभवमापी। और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आगे के लिए भी, ठीक है ना, कंपटीशन के लिए भी। बहुत अच्छा स्टेटमेंट बनते हैं यहाँ से छोटे छोटे नेवी एयरफोर्स वाले एग्जाम में। तो 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर अपन कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल में कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभवमापी वगैरह प्रैक्टिकल में आते हैं। वही सेम टू सेम यहाँ होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खास नहीं होता है इसमें। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। तो सबसे पहले इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। ओके, किरचॉफ का नियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल ऐसे मान लो कि यहाँ से आना ही आना है किरचॉफ का नियम। इसके 2 नियम हैं। कितने नियम है इसके? 2 नियम। तो चाहो तो आप किरचॉफ के नियम कर सकते हो, किरचॉफ के नियम। तो इसमें किरचॉफ के 2 नियम हैं, दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और खासकर सेकंड नियम तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड नियम पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। और वो न्यूमेरिकल ऐसे वैसे नहीं होते, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आपको किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना आना चाहिए। किरचॉफ का दूसरा नियम आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ने से पहले अपन पहला नियम पढ़ लेते हैं। पहला नियम होता क्या है, ठीक है ना। तो किरचॉफ का नियम पढ़ने से पहले एक चीज और अपन डिस्कस कर लेते हैं, संधि क्या होती है। बताओ भाई, क्या होती है संधि, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो, कई सारे वायर जहां मिलते हैं, कई सारे वायर जहां मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं संधि, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर 2 या 2 से अधिक धाराएं या वायर जो भी XYZ है मिलती हैं, शाखाएं 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं। दो को नहीं बोल सकते अपन, 2 सीधी हो जाएंगी। 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है ना, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? संधि बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि बिंदु, ठीक है ना। और फिर इसके बाद बंद लूप क्या होता है? बंद लूप, तो बंद लूप आप ऐसे समझो, ये एक वायर है, इसमें हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? प्रतिरोध। फिर यहाँ हमने एक बैटरी सेल जो भी XYZ जोड़ दिया। फिर यहाँ एक हमने कुंजी लगा दी, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर ये सिस्टम हम बताएं तो आप कह सकते हो कि ये एक बंद लूप है। ये एक बंद लूप है, आप इजीली कह पाओगे कि ये एक बंद लूप है। समझ गए ना इस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको हम संधि नियम भी कह सकते हैं, लाइव क्लासेस के लिए अभी तक किसी की कोई खास कमेंट नहीं आई है, टाइमिंग को लेके तो बिल्कुल भी नहीं आई है। और हम कह रहे हैं कि आप 10, 15, 20 बच्चे जोड़ लो तो मैं सुबह लाइव क्लासेस के लिए आ जाऊँगा। ज़्यादा नहीं, 15-20 बच्चे अगर आप जोड़ लोगे ना तो सुबह लाइव क्लासेस के लिए आ जाऊँगा मैं। और टाइमिंग आपकी रहेगी 7 बजे से 8:30 तक। ये बेस्ट टाइमिंग लग रही है मुझे। अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग चाहिए तो बता देना, लेकिन आप कमेंट करके हमें बताएं कि यस सर हम हाजिर हो पाएंगे। 1-2 दिन में पढ़ाऊंगा लाइव, अगर आप बने रहे, आप ज्वाइंट रहे तो ठीक है,
नहीं तो मैं वो भी बंद कर दूंगा। जब भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो अपन पागल थोड़ी यहाँ पे चिल्लाते रहें। तो अगर आप चाहते हो कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो तो ज़्यादा नहीं 20 बच्चे भी अगर जुड़ जाएंगे ना तो भी मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप जोड़ पा रहे हो 2-4 लोग अपने आपके दोस्त वगैरह हों, उन्हें बताओ कि अगर फिजिक्स में, अगर आपको 12 फिजिक्स में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं लाइव क्लासेस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किरचॉफ्स के नियम, ठीक है ना। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है हम उसको संधि नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि नियम, ठीक है ना। दोनों नाम है इसके, प्रथम नियम भी कह सकते हो और संधि नियम भी कह सकते हो, ठीक है ना। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं, नोट्स वगैरह तो उनके पास है, बस वो केवल क्या करते रहें, घर पे बैठ के रिवीजन करते रहें। और एग्ज़ाम आपके होंगे ये दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना। एग्ज़ाम आपके होंगे ये आप दिमाग में डाल लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, अब आपको पता दुनिया का कोई ऐसा वायर है ही नहीं जिसमें प्रतिरोध ना हो, जिसमें प्रतिरोध ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक प्रतिरोध बना देंगे, ठीक है ना, इस हिसाब से। ओके, और एक वायर ये ले लिया, 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 और ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया संधि पॉइंट हो गया, संधि बिंदु हो गया। क्या हो गया? ये संधि बिंदु हो गया, ठीक है ना। यहां से मान लीजिए कि I1 धारा आई और यहां से I2 आई, यहां से I3 धारा आई और यहां से I4 धारा गई और यहां से I5 धारा गई। तो किरचॉफ के पहले नियम में बताते हैं, किरचॉफ के पहले नियम में ये बताते हैं आपको कि ये जो संधि बिंदु है, संधि की ओर जितनी भी धाराएं आ रही हैं, संधि की ओर, ये संधि है और संधि की ओर कितनी धाराएं आ रही हैं, I1, I2 और I3, और जा कितनी रही है, I4 और I5। तो उन्होंने बताया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ गए ना। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं लैंग्वेज में, संधि बिंदु पर, ध्यान से सुनना, संधि बिंदु पर मिलने वाली, संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 होता है, 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ओके, मतलब ये कह सकते हैं सिग्मा आई बराबर कितना, 0। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित योग, ठीक है ना। चिन्ह सहित योग का मतलब ये होता है कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो आप ऐसे समझो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं, संधि की ओर, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है ना। चलो, ऋणात्मक लेते हैं मतलब ये हुआ कि I1, I2, I3, I1, I2, I3 प्लस के होंगे और I4 माइनस का होगा और I5 माइनस का होगा, बराबर में क्या होगा, 0। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक। तो टोटल बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। और अगर ये माइनस वालों का पक्षांतर करके उधर भेज दें तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो ये वाला स्टेप मिला कि नहीं मिला। तो हम यहाँ से एक अलग परिभाषा बना सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग
तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। यह है किरचॉफ का पहला नियम। अब इसमें एक स्टेटमेंट और आता है, किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण पर या किस नियम के संरक्षण पर आधारित है? तो हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम जो है ना, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ओके, पालन करता है, कोई दिक्कत? तो ये था आपका किरचॉफ का पहला नियम, आप नोट कर सकते हो इसको। फिर अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे सेकंड नियम। ओके, सेकंड नियम थोड़ा अच्छा है, समझाना पड़ेगा। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, है ठीक है ना। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, दूसरा जो नियम है सेकंड नियम, तो उस सेकंड नियम को हम लूप नियम भी बोल सकते हैं और वोल्टता का नियम भी बोल सकते हैं। किरचॉफ का लूप नियम या वोल्टता का नियम। ओके, तो अब इसमें देखो, सबसे पहले किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो याद करने की अपेक्षा आप उसको अप्लाई करना सीखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि उसकी थ्योरेटिकल तो ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती और उसमें न्यूमेरिकल का जो यूज है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल का यूज हम आपको इसी लेक्चर के जस्ट बाद 5 के चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाने के बाद बता दूंगा और उसके बाद अपन आगे की चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन थ्योरेटिकली या फिर डेफिनेशन से कैसे पढ़ सकते हैं, किसी बंद विद्युत परिपथ में। सबसे पहले तो यही समझ लो, बंद विद्युत परिपथ क्या बताया था अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में, वो बंद विद्युत परिपथ था या बंद लूप कह सकते हैं। इसीलिए हम देखो इसको क्या बोल सकते हैं, लूप नियम बोल सकते हैं या फिर वोल्टता का नियम बोल सकते हैं। तो कोई भी बंद परिपथ है, पहले तो आप ऐसा समझो कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो बंद परिपथ पे ही लगेगा, खुले परिपथ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद परिपथ पे ही लगेगा। तो किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों के विभव पतनों का बीजगणितीय योग या बीजीय योग परिपथ के विद्युत भाग बलों के कुल बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब आप ऐसे समझो कि कोई भी, जैसे मान लो कि ये कोई बंद परिपथ है, ठीक है ना, ऐसे ये बैटरी लगा दी भी, वो इसका विद्युत भागबल E है, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है। अब आपको पता ही है कि अगर ये प्रतिरोध लगे हैं ना तो फिर ये क्या करेंगे, ये वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, खाएंगे बैठ के वोल्टेज को। तो जितना ये खाएंगे कुछ ये खाएगा, कुछ ये खाएगा और कुछ ये खाएगा। तो जितना ये खाएगा और जितना ये खाएगा, उन दोनों का जो योग है, वो बैटरी के विद्युत भागबल के बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ 2 बैटरी होती है, एक बैटरी और होती है यहाँ पे, ठीक है ना, और इसका विद्युत भागबल E1 कर लो, इसका E2 कर लो, तो फिर ये E1 प्लस E2 हो जाता। मान लो कि ये V1 खा गया, ये V2 खा गया, तो ये V1 प्लस V2 हो जाता। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विद्युत परिपथ है तो उसमें जितने भी अवयव लगे हैं, प्रतिरोध लगा हो, बैटरी लगी हो, जो भी XYZ, उन पे जो वोल्टेज ड्रॉपेज होंगे ना, विभिन्न भागों के विभव पतनों का जो बीजगणितीय योग है वो बैटरी के विद्युत भागबल के कुल बीजीय योग के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं सिग्मा V बराबर सिग्मा E, और V की जगह आप पता ही ओम के नियम से V बराबर IR लिख सकते हैं, तो V सिग्मा IR बराबर सिग्मा E हो सकता है। एक दूसरी लैंग्वेज और है, अगर हम इन दोनों को इधर ले आएं तो ये प्लस माइनस जो भी हो माइनस में हो जाएंगे, बट बराबर में क्या बचेगा, 0। और ये भी पता आपको, ये भी विभवांतर होते हैं, ये भी विभवांतर होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिरोधों एवं शैलों, अब दोनों कंबाइन कर लें, प्रतिरोध भी इंक्लूड कर लिया, शैल भी इंक्लूड कर लिया, तो प्रतिरोधों एवं शैलों से युक्त किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये भी वोल्टताएं हैं, ये भी वोल्टताएं हैं, तो दोनों को एक साइड ले आओ ना, तो बीजगणितीय योग का मतलब अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस, तो बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं सिग्मा V बराबर 0। और ये तो हमने बता ही दिया कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद लूप या बंद पास पे ही लगेगा। बंद पास मतलब बंद लूप एक ही चीज है, ठीक है ना।
बंद लूप पर ही लगेगा। और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ओके, चलो, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये तो था द्वितीय नियम। अब ये हो सकता है आपको समझ में भी ना आया हो। मैंने क्या कहा था, इसको परिभाषा के तौर पे रटने से बेटर है कि इसको अप्लाई करना सीख लो, इसको लगाना सीख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में वही काम आएगा, न्यूमेरिकल में वही काम आएगा। तो इसको लगाते कैसे हैं, इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, वो चीज़ हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे, बिल्कुल सिंपल से साइन कन्वेंशन है। वो साइन कन्वेंशन अगर आप याद रख लोगे तो ईजिली आप सीख पाओगे, और अगर साइन कन्वेंशन याद नहीं रख पाओगे तो वो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। जिसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने के लिए कहाँ प्लस लेना है और कहाँ माइनस लेना है, वो चीज़ समझ लो, ठीक है ना। तो उसको हम ऐसे सर्किट में ही बता दे रहे हैं, या फिर ऐसे समझ लो, यहाँ हमने एक प्रतिरोध ले लिया, ओके, ये ए है, ये बी है, और यहाँ हमने करंट आई दौड़ा दिया इस डायरेक्शन में। अब ध्यान देना, साइन कन्वेंशन क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन से बताया जाता है, इसीलिए अगर आपने कुछ और पढ़ रखा है और हम कुछ और बता रहे हैं तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंसर दोनों से निकल के आते हैं, आंसर दोनों से निकल के आते हैं। आप कोई एक रट लो, दोनों तैयार रखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए दोनों तैयार रखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ को, ठीक है ना, दोनों से। अब यहाँ देखो कैसे, अगर हम इधर गए, ध्यान से सुनना, अगर हम ए से बी गए, करंट की डायरेक्शन क्या है, ए से बी, तो कुछ टीचर्स बताते हैं कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये प्रतिरोध आर है ना, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणा कैसा होगा, प्लस का होगा। धारा और प्रतिरोध का गुणा कैसा होगा, प्लस का। कुछ लोग कहते हैं माइनस का, कुछ लोग कहते हैं माइनस का, बात समझिए ना। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि धारा करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणा माइनस में। माइनस वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों समझो, हमने भी ऑफलाइन में प्लस वाला बता दिया था। न्यूमेरिकल दोनों से सॉल्व हो जाते हैं, न्यूमेरिकल दोनों से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे समझो, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव, यानी कि करंट की डायरेक्शन जो होती है वो घटते हुए विभव की तरफ होती है। तो आप चाहो तो ये आई आर क्या है, ये विभवांतरी तो है, तो आप चाहो तो ये माइनस यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कोई एक यूज कर लेना बेटा, कन्फ्यूजन मत पालना, पहले कह रहा हूँ मैं, या तो प्लस यूज कर लो या माइनस यूज कर लो। चलो ऐसा करते हैं, प्लस वाला लेके चलते हैं अपन, ठीक है ना। ऑफलाइन में भी हमने प्लस वाला ही बताया था, लेकिन न्यूमेरिकल दोनों से सॉल्व होते हैं बिना टेंशन के, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, करंट की डायरेक्शन में ए बी दिशा में आई और आर का गुणा कैसा होगा, प्लस। अगर बी ए कर दो, बी ए उल्टा कर दो तो माइनस, करंट के विपरीत दिशा में आ जाओगे तो माइनस आ जाएगा। ये तो बात थी प्रतिरोध की। अगर ये बैटरी सेल की बात करें, ये प्लस और ये माइनस, और ये ई विद्युत भाग बल की बैटरी ले ली। अगर आपका करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। अगर आप इधर जा रहे हो, अगर आप इधर जा रहे हो, ठीक है ना, ओके, तो आपको करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी यहाँ पे, क्योंकि सेल में करंट एंटर भी कर सकता है और बाहर भी निकल सकता है, तो वहाँ आपका चिन्ह गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ ना मेरी ध्यान से, हम तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं। अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन देखो तो हो सकता है कहीं गलत कर लो, मान लो कि कहीं सेल चार्ज हो रहा है तो वहाँ तो करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी और आप उसके हिसाब से माइनस प्लस ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा प्रोग्राम। तो आप ऐसे समझो
कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो और सेल को पार कर जाओ। सेल को पार करने के बाद कौन सी प्लेट आपको मिलेगी? माइनस की। देखो बड़ी वाली प्लेट होती है प्लस की और छोटी वाली होती है माइनस की। तो ये जो ई लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा? माइनस का लिया जाएगा। अगर आप इधर से चलोगे, इधर से आओगे और सेल को पार कर जाओ, पार करने के बाद कौन सी प्लेट दिखाई देगी आपको? प्लस की। तो अगर आप बी से ए की तरफ चलोगे ना तो ई हो जाएगा आपका प्लस का। ई किसका हो जाएगा? प्लस का। अब आपको सर समझ में ही नहीं आया, चलो अप्लाई करते आएगा। देखो कैसे, एक बैटरी यहाँ ले ली, एक प्रतिरोध यहाँ ले लिया। इस बैटरी का विद्युत वाहकबल हमने E1 ले लिया, इस प्रतिरोध को हमने R1 मान लिया। अब इधर आ जाओ, एक सेल है बैटरी जो भी बोल दो, एक सेल हमने यहाँ ले ली और एक प्रतिरोध हमने यहाँ ले लिया। इस प्रतिरोध को नाम दे दिया R2, ठीक है ना, और एक प्रतिरोध हमने यहाँ ले लिया। ऐसे न्यूमेरिकल मिलते हैं, इसको डाल दो A B C D E F, ओके। ऐसे चित्र मिलेंगे बड़े बड़े आपको। इस प्रतिरोध को हमने मान लिया R3। ऐसे बड़े बड़े चित्र मिलेंगे और आपसे सॉल्यूशन में करंट भी पूछ सकते हैं, विद्युत वाहकबल पूछ सकते हैं, प्रतिरोध पूछ सकते हैं, विभवांतर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के बाद हम आपको एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये सर्किट है, ये कोई परिपथ है और ये बंद परिपथ है। कैसा परिपथ है? ये बंद परिपथ है। और इसमें आपको किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है। इसमें आपको किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है। तो दूसरा नियम लगाने के लिए इसमें ये देख लो बंद लूप कितने हैं। इसमें बंद लूप दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें देखो बंद लूप कितने हो गए? एक और दो हो गए, ठीक है ना। A B C D E और F। अब इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम कैसे लगाएंगे उस पर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, धारा की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है ना। तो धारा की डायरेक्शन अभी E1 बड़ा है E2 बड़ा है हमें नहीं पता, तो ऐसे ही बताए दे रहे हैं। ये एक सेल है और इस सेल पहली सेल है ये E1 विद्युत वाहकबल की। तो इसमें हमने मान लिया कि I1 करंट निकला, ठीक है ना, और I1 करंट इधर आएगा। और ये E2 सेल है, इससे मान लिया हमने कि I2 करंट निकला। तो इधर से ऊपर से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, तो दोनों मिलकर इधर नीचे क्या आ जाएंगे? I1 प्लस I2, दोनों जुड़ के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा आपका I1 प्लस I2, इधर आ जाएगा आपका I1 प्लस I2। और यहाँ से जो पॉइंट C देख रहे हो ना, यहाँ से फिर से करंट बढ़ जाएगा। जहाँ से I2 आया था वहाँ I2 चला जाएगा और जहाँ से I1 आया था वहाँ I1 चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। न्यूमेरिकल आते हैं इसमें बोर्ड एग्जाम में। न्यूमेरिकल में कभी कभी करंट की डायरेक्शन दी जाती है। अगर करंट की डायरेक्शन दी हो तो अच्छी बात है, और नहीं दी है ना तो हम लोगों को ही बनानी है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे बंद लूप फर्स्ट। पहली बंद लूप है ये। इस बंद लूप का जो वायर हैं जिनमें सेल और प्रतिरोध लगे हैं उन पे हमें चल के घूम के वापस जहाँ से चलेंगे ना वहीं वापस आना है। तो एक सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर एक समीकरण बन के तैयार होगी। देखो कैसे, मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, ये लल्लू राम जैसी आपकी शक्ल है, बुंडी सी शक्ल है, और आप ये खड़े हो, ठीक है ना। और यहाँ से चल के आप इधर जाने वाले हो और ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हो। आप कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हो? ए पॉइंट से, और यहीं चल के वापस आना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे चल के घूम के वापस आ जाओ या फिर आप ऐसे चल के घूम के वापस आ जाओ, ठीक है ना। पहली बंद लूप ये है, दूसरी बंद लूप ये है। तो पहली की बात कर रहे हैं सबसे पहले। अगर आप ऐसे घूम के आते हो तो आप इसमें एक ऐसे एरो लगा दो, ठीक है, ऐसे, ओके। और यहाँ लिखी भी दो ABCFA में, और यहाँ लिख दो किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ का कौन सा नियम लगा रहे हैं? दूसरा नियम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें और चलते 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 आपको यहाँ एक सेल मिली। क्या मिली? सेल। तो सेल वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ आपको बताया था। सेल को पार कर जाओ, छलांग लगा के सेल को यहाँ पार कर जाओ। पार करने के बाद आप देखो कौन सी प्लेट दिखाई दी आपको? माइनस वाली। ये छोटी प्लेट होती है माइनस की, बड़ी होती है प्लस की। तो माइनस की प्लेट दिखाई दी तो E1 आपका किसका लिया जाएगा?
माइनस का, E1 किसका लिया जाएगा, माइनस का। फिर चलते 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 आपको एक प्रतिरोध मिला R1, और R1 प्रतिरोध में करंट कितना बह रहा है, I1। आप जा रहे हो उधर और करंट आ रहा है इधर। देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन इधर है और आप उधर चल के जा रहे हो। तो यहां हमने बताया था कि अगर विपरीत जाओगे, करंट की डायरेक्शन में विपरीत जाओगे तो करंट और प्रतिरोध का गुणा माइनस में आएगा। तो यहां हो जाएगा आपका करंट I1 प्रतिरोध R1, तो I1 और R1 का गुणा होगा वो किस में होगा, माइनस में। LHS में रखे जाते हैं धारा और प्रतिरोध के गुणा, RHS में रखे जाते हैं बैटरी के विद्युत भागबल, सेल के विद्युत भागबल। फिर आप चलते चलते कहाँ पहुंच गए, B पे पहुंच गए, ठीक है ना। फिर B से चलते चलते कहाँ आओगे, C पर। ना आपको सेल मिला ना आपको प्रतिरोध मिला, C पे पहुंच गए। C से चलते 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 आप इधर चले और आपको एक प्रतिरोध मिला और वो है R2, ठीक है ना। R2 प्रतिरोध मिला, आप इधर जा रहे हो, ये I2 करंट इधर जा रहा है, तो करंट भी इधर जा रहा है और आप भी इधर जा रहे हो, तो सेम डायरेक्शन है ना। तो I2 और R2 का जो गुणा होगा, I2 और R2 का जो गुणा होगा वो प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में होगा। फिर आपने R2 को पार कर लिया, प्रतिरोध को पार कर लिया, चलते 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 आप फिर से आपको एक सेल मिला। हमने क्या कहा था, सेल का चिन्ह कैसे लेते हैं, छलांग लगा के सेल को पार कर जाओ। पार करने के बाद कौन सी प्लेट दिखाई दी आपको, प्लस की। बड़ी प्लेट प्लस की होती है, छोटी माइनस की। तो छलांग लगाने के बाद आपने देखा तो प्लस की प्लेट दिखाई दी, तो E2 किसका लिया जाएगा, E2 लिया जाएगा प्लस का, E2 किसका लिया जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। फिर आप चलते चलते कहाँ पहुँच गए, F पे। फिर F से चलते चलते कहाँ पहुँचोगे, A पर। कुछ भी नहीं मिला आपको, तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया, एक लूप कंप्लीट हो गई और यहाँ ये समीकरण कंप्लीट हो गया। तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। तो ये पहली लूप हो गई। अब हम दूसरी लूप की बात करेंगे। एक लूप से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक लूप से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अभी बताते हैं हम आपको। अब बात करते हैं सेकंड लूप की। सेकंड लूप में कैसे चलोगे, चाहो तो आप ऐसे घूम के आ जाओ, चाहो तो आप ऐसे घूम के आ जाओ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो, ठीक है ना। मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो और आप इधर जा रहे हो, इधर से घूम के आओगे, तो यहाँ लिख दो FCDEF में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं। ओके चलो, F पे खड़े हो। अब आपने चलना स्टार्ट किया, चलते 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 एक सेल मिला। क्या मिला, सेल। छलांग लगा के आपने सेल को पार कर लिया। पार करने के बाद देखा आपको कौन सी प्लेट दिखाई दी, माइनस की प्लेट दिखाई दी। तो E2 किसका लिया जाएगा, E2 लिया जाएगा माइनस का। E2 किसका लिया जाएगा, माइनस का। फिर आप चलते 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 आपको एक प्रतिरोध मिला R2, ठीक है ना। आप इधर जा रहे हो और करंट इधर आ रहा है, तो आप करंट के विपरीत दिशा में हो गए। जब हम करंट के विपरीत दिशा में चलते हैं ना, तो करंट और प्रतिरोध, करंट और प्रतिरोध का जो गुणा है, करंट है I2, प्रतिरोध है R2, तो दोनों का जो गुणा होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है ना। अभी ऊपर थे I2 और R2 का गुणा प्लस में था, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे। फिर आप कहाँ पहुंचे, C पे। C से फिर चल के कहाँ आओगे, D पे। चलते चलते यहाँ D पे आ गए। ओके, D पे आ गए, कुछ भी नहीं मिला। फिर चलते 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 आपको एक प्रतिरोध मिला R3। आप इधर जा रहे हो और इस प्रतिरोध में धारा क्या बह रही है, इस प्रतिरोध में धारा बह रही है I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 की डायरेक्शन इधर है और हम उधर जा रहे हैं, तो करंट के विपरीत जा रहे हैं। तो ये धारा और ये प्रतिरोध R3, तो इनका जो गुणा होगा, इनका जो गुणा होगा वो माइनस में होगा। कुछ लोग इसका अपोजिट भी बताते हैं, वहां से भी न्यूमेरिकल सही निकल के आते हैं, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप E पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। E से चलते 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 आप F पे पहुंचे, आपको कुछ भी नहीं मिला, तो F से चले थे, F पे पहुंच गए। एक लूप कंप्लीट हो गया, एक लूप कंप्लीट हो गया और इधर अपनी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो अब इसमें कितनी धाराएं हैं, दो, एक I1 और एक I2। तो मोस्टली सवालों में आपसे करंट पूछा जाता है, धाराएं बताओ, तो आपको I1 और I2 के मान निकालने पड़ेंगे। तो I1 I2 दो धाराएं हैं, तो दो धाराओं के मान निकालने के लिए दो समीकरण होने चाहिए। तो दो समीकरण ये हैं,
ओके, तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम की जो पेपर्स हैं अनसॉल्व पेपर, उसमें देखना ऐसे न्यूमेरिकल भरे पड़े होंगे। हर साल एक दो न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं, और 2020 में भी यहाँ से 2 न्यूमेरिकल आए थे और 5 नंबर के थे। वो कितने नंबर के थे? 5। दोनों न्यूमेरिकल में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा था। ओके, तो आई थिंक आपको ये किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।